जय हिंद दोस्तों। आप सभी कार के इंडियन में स्वागत है। दोस्तों आज हम 10 मिनट शो लाए हैं जो जितने भी प्रमुख अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान से वो सभी एक ही वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है दोस्त कि ये 10 मिनट जो शो है कुछ समय अधिक हो सकता है समझाने में, तो इससे मत भागिएगा क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट्स जो पेपर में पूछा हुआ सवाल है ना इसमें हम कवर किए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने देश के झंडा को सलाम करते हैं। आगे दिया है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जितने भी हैं और सभी अनुच्छेद यानी एक नज़र सब कवर एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आर्टिकल 3 दिया है, भारतीय राज्यों के नाम और सीमा इत्यादि में परिवर्तन जो होते हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत जैसे अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो उसी तरीके से अनुच्छेद 3 कहता है कि राज्य के जितने नाम और सीमा में परिवर्तन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 3 में किए जाएंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात करता है, भारत की नागरिकता की बात करता है 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार को बतलाता है, समानता का अधिकार और संरक्षण की भी बात करता है। ये कौन? और आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समानता और संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। अवसर यानी लोक नियोजन यानी नौकरियों में जो अवसर मिलता है ना, छूट मिलता है ना, वो अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत यानी अनटचबिलिटी यानी इसका अंत किया गया है किसके तहत? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि जैसे पहले स्वतंत्र भारत से पहले जो उपाधियां मिलती थी ना, तो इसको गणतंत्र होने के बाद हमारा देश इस उपाधियों को खत्म कर दिया गया आर्टिकल 18 के तहत। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें ABCDEF तक है, जो इसमें ये स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है। जैसे अनुच्छेद ए में बोलने का अधिकार, फिर सभा बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार और घूमने का अधिकार, बसने के अधिकार, कहीं भी इस तरीके से जो भी अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। जैसे कोई अपराध किया हो ना, तो उसके लिए अपने कोई भी दिखाने के लिए पुलिस से वो इस अपराधों को दोष सिद्ध करने के लिए ये संरक्षण है। कौन सा? आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20। आर्टिकल 21 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। जो निजी अधिकार होते हैं, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ना, वो अनुच्छेद 21 कहता है। इसी अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मूल कर्तव्य है, 6 से 14 साल के बच्चों को माँ बाप का दायित्व या कर्तव्य बनता है कि बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे गिरफ्तार हो गए तो इसके लिए कुछ आपका प्रावधान संरक्षण मिला है, तो उस चीज़ को बात करता है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23-24 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई अगर तुम्हें शोषण कर रहा है ना, तो उस आपका अधिकार बन रहा है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 29 से 25, 29 से 30 यानी अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार के बारे में बताता है। 29-30 अब 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है और 29 से 30 तक अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार समझाता है। आर्टिकल 31 कहता है, आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये संपत्ति के अधिकार को हटा करके यानी फेंक दिया गया और 300A में चला गया। और 19 का F भी और आर्टिकल 31 भी दोनों के संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार से और कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। अनुच्छेद 37 कहता है DPSP के खिलाफ, यानी DPSP का मतलब होता है नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक के तत्व के खिलाफ आप नहीं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मूल अधिकार के खिलाफ आप जा सकते थे, अगर मूल अधिकार को कोई हनन कर रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल
26 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आपके डीपीएसपी को कोई हनन कर रहा है, यानी मूल नीति निर्देशक तत्व को कोई हनन कर रहा है, तो आप जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कहता है आर्टिकल 37 कहता है। आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 पंचायत के यानी पंचायत का गठन के बारे में बताता है, यानी ग्रामीण जो पंचायतें होती है प्रधान बनते हैं, तो इस चीज़ को कौन दर्शाता है, आर्टिकल 40 दर्शाता है। पंचायत के बारे में उल्लेख किया गया है, जो 243 डी से 243 डी में आरक्षण को बात करता है, 243 डी में नगर निगम के बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जितने भी कर्मचारी कार्य करेंगे ना उनके लिए निर्वाह मजदूरी की एक व्यवस्था की जाएगी, अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 44 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा में भी ये ज़्यादा चल रहा है, आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता, जो जितने भी धर्म हैं उनके लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में ये लागू करने की बात करता है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 48 यानी अनुच्छेद आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात करता है। पहले दोस्तों ये कृषि और पशुपालन के संगठन के यानी इसके संरक्षण की ही बात करता था, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसमें और भी चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें वन और वन्य जीव को भी इसमें शामिल कर दिया गया, 48A में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं, उनको संरक्षण यानी सुरक्षा देने के लिए उपाय किया जाए, तो इसके लिए खुद का एक होता है, मतलब कि कर्तव्य भी बनता है कि इसको संरक्षण किया जाए। आर्टिकल 49 कहता है। और आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये पृथककरण यानी अलगाव की बात करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग हो, ये आर्टिकल अनुच्छेद 50 कहता है। आर्टिकल 51 ये राष्ट्रीय भाईचारा या शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में यह कहता है, आर्टिकल 51। इसी आर्टिकल 51 में है मूल कर्तव्य, आर्टिकल क में यानी आर्टिकल ए में, यानी अनुच्छेद 51A में मूलभूत कर्तव्य के बारे में कहा गया है। कितने मूल कर्तव्य है, 11, लेकिन 42 ये मूल संविधान में नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में, और बाद में 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 कहता है राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का गठन होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है कौन, अनुच्छेद 54। तो 52 में राष्ट्रपति के बारे में गठन की बात करता है, 53 में उसकी शक्ति का बात करता है, और 54 में उसका निर्वाचन यानी वो निर्वाचन कैसे होगा उसके बात करता है। अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाए जा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 कहता है, अनुच्छेद 61 कहता है। और आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 क्षमादान की बात करता है, यानी राष्ट्रपति जितने भी दिक्कत होती है, जितने भी कोई कार्य होता है, जितने भी दंडित किए जाते हैं उनको क्षमा कर सकता है, आर्टिकल 72 के तहत, जहां तक कि फांसी की भी सजा माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल का भी अधिकार है, लेकिन वो फांसी की सजा वो माफ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति फांसी की भी सजा माफ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 76 कहता है भारत का महान्यायवादी जो विधिक अधिकारी भी होता है, महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 के तहत किसकी बात होती है, महान्यायवादी की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट अनुच्छेद है 85 यानी लोकसभा का भंग होना, यानी राष्ट्रपति अगर चाहेंगे ना तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 100 कहता है निर्णायक मत का मतलब यह होता है, इससे थोड़ा पहले वाला जान लेते हैं, एक एथी है, जैसे एक मिनट रुक जाइए, सरल
तो 70 के 100 मतलब होता है संसद, संसद 79 में, आर्टिकल 79 में है। और र मतलब राज्यसभा, राज्यसभा 80 में है। और ल मतलब होता है लोकसभा, लोकसभा 81 में है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि संसद का जिक्र 79 में है, और र मतलब कि र मतलब राज्यसभा, राज्यसभा का 80 में है, आर्टिकल 80 में। और ल मतलब लोकसभा, लोकसभा का जिक्र किस में है, 81 में है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो अनुच्छेद 85 जो है ना, ये लोकसभा का भंग होने की बात करता है, राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 85 जो है, अनुच्छेद 100 है, ये निर्णायक मत, यानी लोकसभा राज्यसभा का मत जब बराबर हो जाएगा तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जा सकता है। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार की बात करता है, संसद के सदस्यों की विशेष अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद कौन करता है, 105 करता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, यानी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का बुलावा कौन करता है, यानी बुलाते हैं राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, जो धन विधेयक होते हैं उसके लिए विशेष एक प्रक्रिया होती है जो 109 बताता है, 109 बताता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद जो 110 है ना, धन विधेयक की परिभाषा बताता है, किस चीज़ की, धन विधेयक की परिभाषा बताता है, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 संयुक्त विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए, तो ये अनुच्छेद 111 कहता है, 111। और ये 112 नहीं दिया गया, 112 को ध्यान में रखिएगा। 112 जो होता है ये वित्तीय वार्षिक वितरण की बात करता है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जो इसको हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजट का जिक्र नहीं है संविधान में, तो इस चीज़ को 112 के अंतर्गत बजट आता है, जो संविधान में इस चीज़ का उल्लेख नहीं, इसके जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 117 धन वित्त विधेयकों के बारे में बताता है, धन वित्तीय विधेयकों के बारे में बताता है 117। तो वित्त विधेयक किस में है, 117 में, 117 में। ये अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाही जांच न किया जा सके, यानी जो न्यायालय द्वारा होता है वो संसद के कार्यवाही नहीं जांच करता है, कर सकता है, वो अनुच्छेद 122 के तहत, अनुच्छेद 122 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत, लेकिन राज्यपाल जारी कर सकता है। ये दो को आगे कर दोगे, दो को आगे कर दोगे, एक को पीछे कर दोगे, यानी जो राज्यपाल करता है 213 के तहत करता है, और राष्ट्रपति जो करता है वो 123 के तहत करता है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, ये सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है 124 के तहत। और हाई कोर्ट का गठन होता है, दो को आगे कर दोगे तो 2 1 4, और 214 के तहत हाई कोर्ट होगा, जो कौन होगा, हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कौन होगा, 124 के तहत, 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 129 अनुच्छेद जो 129 है ना, ये अभिलेख न्यायालय होगा। ये आर्टिकल कितना कहता है, 129 कहता है, अभिलेख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी मत नीति जो बातें कही जाएगी वो एक अभिलेख न्यायालय बन जाएगा। तो उस तरीके से आर्टिकल 129 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति जो है माने सलाह राष्ट्रपति को, यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, ये आर्टिकल 143 कहता है, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 सीएजी की बात करता है, यानी कैग की बात करता है, कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल की बात करता है। अनुच्छेद 148 काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान में दीजिएगा। अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के निकृतियों का निर्वहन कौन करता है, 160 करता है, कौन करता है, 160 करता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 169 विधान परिषद की बात करता है। अब किसकी बात करने लगा, विधान परिषद का, 169 में विधान परिषद की बात करता है, और 170 में विधानसभा की बात करता है, और 213 में हम बताए वहीं पर ही कि 113 के तहत, सॉरी 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और 213 123 के तहत राष्ट्रपति, या 213 के तहत कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो आप इस तरीके से 213 हो जाएगा राज्यपाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, 214 हम वहाँ पर बताया कि 124 कौन करता था, हाई सुप्रीम कोर्ट की बात करता था, और 214 कौन कर रहा है, हाई कोर्ट की बात करता है।
तो ये हो जाएगा 214 हाई कोर्ट का। 222 हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है अनुच्छेद 222 के तहत। और 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट एक हो सकता है। ये 200 आर्टिकल 231 कहता है, जैसे कि गुवाहाटी का है, महाराष्ट्र का है, कोलकाता का है, यहाँ पर एक से अधिक राज्य का कार्य होता है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 226। 226 हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। जैसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी कर सकता था जो कोई भी मूल अधिकार पर हनन किया जाए, तो इसी तरीके से आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। ये 6 रीट जारी करता है, वो 5 रीट जारी करता है। इस तरीके से 226 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 312 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लोक सेवा आयोग का गठन होता है। आगे वाला क्वेश्चन अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 चुनाव आयोग का गठन हुआ है। चुनाव आयोग का गठन होता है 324 के तहत। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है 330 के तहत लोकसभा में, और 332 के तहत राज्यसभा में इस चीज़ को, राज्य विधानसभा में इसका जिक्र किया गया है सीटों के बारे में, यानी आरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 338। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है 338 के तहत, अनुच्छेद 338 के तहत। और अनुच्छेद 338 क के तहत अनुसूचित जनजाति की, वो उसमें एससी की बात करता है, और ये एसटी की बात करता है, ये एसटी की बात करता है। अनुच्छेद 338 क। अनुच्छेद 343 ये राजभाषा की बात करता है, यानी हम लोग को जितनी भी जो भाषा है ना राजभाषा, वो कौन बात करता है, अनुच्छेद 343 करता है, जो इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 344। ये राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया है 344 के तहत। आर्टिकल 350 क, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की जाए, ये अनुच्छेद 350 क कहता है। 350 क ये होनी भी चाहिए। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल लगता है कौन, 352 के तहत। और राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत, 356 के तहत। और वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत। ये ध्यान में रखिएगा, 52, 56, 60 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। 368 संविधान संशोधन की बात करता है 356। कौन क्या करता है, 368 कौन करता है, 368 संविधान संशोधन का बात करता है। अनुच्छेद 368 और संविधान संशोधन का बात करता है। इस तरीके से अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद है वो समाप्त हो गए। चलिए हम आगे वाला वीडियो में भाग और अनुसूची के बारे में बताते हैं। जय हिंद, जय भारत।